हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के लेक्चर में हम लोग इमरजेंसी प्रोविजंस के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में पढ़ेंगे कि जो प्रावधान किए गए हैं कि अगर किसी भी स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाती है तो वहाँ का प्रशासन किस तरह से चलाया जाता है। मतलब वहाँ के प्रशासन में फिर केंद्र का क्या रोल होता है, राज्य का क्या रोल होता है, और फिर फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में पढ़ेंगे कि अगर कभी भी देश की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को किसी भी प्रकार का खतरा हो तो उस समय इस सब डील करने के लिए सरकार क्या कदम उठा सकती है। तो इसमें जो पहला है हमारा वह है कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, और इसी को हम लोग प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं। अब क्यों कहते हैं, ये नाम इसको क्यों दिया गया है, तो ये हम लोग आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यह देखते हैं कि क्या प्रावधान है संविधान में। तो इसके लिए दो आर्टिकल बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। पहला हो गया आर्टिकल 355 और दूसरा है आर्टिकल 356। ये दोनों ही आर्टिकल आप ध्यान रखेंगे। अब आर्टिकल 355 ये कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट यह इंश्योर करे कि जो भी स्टेट हैं वहाँ के गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न के अकॉर्डिंग चल रही हो। मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस हैं उसके अकॉर्डिंग ही स्टेट की गवर्नमेंट चले। अब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के अकॉर्डिंग स्टेट के गवर्नमेंट चले, और ये इंश्योर करने का काम किसको दिया गया, सेंटर को। अब सेंटर को यह इंश्योर करना है। अगर कभी सेंटर को ऐसा लगता है कि यहाँ सरकार उस तरह से नहीं चल रही है कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न के अनुसार, तो क्या हो सकता है, तो इस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट उस स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा सकती है। दूसरा आर्टिकल 356 कहता है कि जब कभी भी किसी भी स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाए, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी अगर फेल हो जाए किसी भी स्टेट में, तो उस केस में प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया जा सकता है। तो प्रेसिडेंट रूल क्या कर सकते हैं इस केस में, हम वहाँ पर इम्पोज कर सकते हैं। जब कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल कर जाएगी, प्रेसिडेंट रूल इम्पोज करेंगे, तो अब सवाल यह है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल करने का क्या मतलब है। और दूसरा हमने यहाँ पर पढ़ा था कि स्टेट के गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न के अकॉर्डिंग चलना है, यह भी इंश्योर करना सेंटर का काम है। तो आगे हम देखते हैं कि आखिर इसका मतलब क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी किस केस में फेल कर रही है। तो आर्टिकल 356 कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल होनी चाहिए। तो इसके लिए दो ग्राउंड दिए गए हैं। पहला तो यह है कि अगर राष्ट्रपति को यह लगता है कि किसी पार्टिकुलर स्टेट में वहाँ की गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न के अकॉर्डिंग नहीं चल रही है या नहीं चलाई जा सकती है, एक तो यह हो गया। तो इस केस में वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। ये वही हो गया आर्टिकल 356 का। और आर्टिकल 365 में हमने ये है कि जब भी आर्टिकल 365 कहता है, हमने क्या कहा कि प्रेसिडेंट रूल लगाने के दो ग्राउंड है। पहला तो आर्टिकल 356 में खुद ही मेंशन है, और वो मेंशन यही है कि जब भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है तो आप यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, मतलब क्या हो गया कि मशीनरी जो है वो फेल हो चुकी है, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो चुकी है वहाँ पर। और जब ऐसा हो गया है, फेल हो चुकी है, तो इस केस में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। दूसरा हमने ये कहा था कि सेंटर को ही ये इंश्योर करना था। अब सेंटर इंश्योर करने के लिए कई बार यह भी होता है कि सेंटर कुछ डायरेक्शंस देती है स्टेट को। कुछ मैटर में सेंटर डायरेक्शन भेजती है स्टेट को कि आपको इस तरह से काम करना है। लेकिन अगर राज्य सरकार उस डायरेक्शन को फुलफिल करने में फेल हो जाए, मतलब सेंटर ने कोई डायरेक्शन दिया और स्टेट उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है, अगर कोई स्टेट डायरेक्शन को इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है तो यह भी मान लिया जाएगा उस केस में कि सेंटर के डायरेक्टिव को आपने इग्नोर कर दिया। और अगर सेंटर के डायरेक्टिव को आपने इग्नोर कर दिया तो इस केस में आर्टिकल 365 ये कहता है कि उस स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। उस स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। तो दो ग्राउंड है, ध्यान रखेंगे। पहला यही हो गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाए,
मतलब उस स्टेट की सरकार कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं चल सकती है। और क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल होने का मतलब, तो उसमें कई सारे ग्राउंड हो सकते हैं। जैसे एक तो यह है कि वहाँ पर कोई पार्टी सरकार ही नहीं बना पा रही है। अब जब सरकार नहीं बन पा रही है तो ना सीएम होंगे ना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे, और जब सरकार नहीं बन पा रही है तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न तो यह कहता है कि स्टेट में जो गवर्नमेंट होंगी उसमें सीएम होंगे प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे। अब ये फॉर्म ही नहीं हो पा रहा है, इसका फॉर्मेशन ही नहीं हो पा रहा है। जब फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है तो मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है ही नहीं, तो ये एक ग्राउंड है ही राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए। और दूसरा, सेंटर ने कोई डायरेक्शन दिया और उसको फुलफिल नहीं कर रहे हैं आप, तो उस केस में भी राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। अब सवाल यह है कि क्या राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए गवर्नर की रिपोर्ट की ज़रूरत है? तो इसमें एक चीज़ ध्यान रखिए कि जब कभी भी राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है वो आर्टिकल 356 के अंदर लगता है। आर्टिकल 356 में उसके लिए एक ग्राउंड है, एक ग्राउंड तो यहीं पर है, और दूसरा ग्राउंड आर्टिकल 365 में है, लेकिन लगाने का काम 356 के अंदर ही होता है। अब इस केस में या तो गवर्नर खुद ही लगा सकता है, खुद ही लगा नहीं सकता है, मतलब या तो गवर्नर के रिपोर्ट के बेसिस पर होगा। गवर्नर एक रिपोर्ट भेज देगा किसको? प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट फिर राष्ट्रपति शासन लगाएंगे। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि गवर्नर का रिपोर्ट आए तभी राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। इसके अलावा बिना रिपोर्ट के भी अगर राष्ट्रपति सेटिस्फाइड हैं, अगर राष्ट्रपति सेटिस्फाइड हैं तो उस केस में बिना गवर्नर के रिपोर्ट के भी राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। अब यहाँ से क्लियर हो गया आपको कि कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी क्यों कह रहे हैं इसको, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल कर चुकी है। और राष्ट्रपति शासन इसलिए कह रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट के सारे फंक्शन राष्ट्रपति के अंडर आ जाते हैं और वह इस सारे फंक्शन को गवर्नर के थ्रू चलाते हैं। अब दूसरा यह है कि जब राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा तो क्या पार्लियामेंट के अप्रूवल की ज़रूरत पड़ेगी, और अगर पड़ेगी तो ड्यूरेशन क्या होगा और अप्रूवल किस तरह से होगा। इसमें आप ध्यान रखेंगे कि जब भी राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में लगाया जाएगा तो उसको पार्लियामेंट के दोनों ही हाउस से अप्रूवल चाहिए, दोनों ही हाउस से अप्रूवल चाहिए, और ये अप्रूवल सिंपल मेजॉरिटी से होगा। अप्रूवल किससे होगा? सिंपल मेजॉरिटी से होगा। अगर सिंपल मेजॉरिटी से अप्रूव हो गया तो एक बार में 6 महीने तक राष्ट्रपति शासन लगा रहेगा, मतलब 6 मंथ जो है एट ए टाइम मैक्सिमम है। लेकिन हर 6 महीने पे इसको अप्रूव करा के मैक्सिमम 3 वर्ष तक हम बढ़ा सकते हैं। ये आप ध्यान रखेंगे। किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन मैक्सिमम 3 वर्षों तक लगाया जा सकता है, लेकिन उसमें यह है कि एक बार में 3 साल नहीं होगा, हर 6 महीने पर आपको पार्लियामेंट के पास जाना पड़ेगा। एक बार 6 महीने कंप्लीट हुआ, आप फिर से पार्लियामेंट के पास जाइए, और पार्लियामेंट के दोनों हाउस अगर उसको सिंपल मेजॉरिटी से फिर पास कर देती है तो फिर वो 6 महीने के लिए एक्सटेंड हो जाएगा। और ये अप्रूवल जब आप राष्ट्रपति शासन लगाते हैं 2 महीने के अंदर करवाना होता है। अगर 2 महीने के अंदर राष्ट्रपति शासन को पार्लियामेंट से अप्रूवल नहीं मिलता है, उस केस में उस राज्य की सरकार फिर से बहाल हो जाती है और राष्ट्रपति शासन खत्म मान लिया जाता है। अब यहाँ पर यह सवाल है कि 3 वर्ष तक तो हम दे रहे हैं कि 3 वर्ष तक मैक्सिमम हम राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं, लेकिन क्या 3 वर्ष तक सीधा 6-6 महीने हम बढ़ाते जा सकते हैं? ऐसे तो इसका मिसयूज हो सकता है, और मिसयूज यह हो सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे, अब लोकसभा में नॉर्मल मेजॉरिटी तो होती ही है, राज्यसभा में भी मेजॉरिटी मोस्टली होता है, तो उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो किसी पार्टिकुलर स्टेट में 3 वर्ष तक राष्ट्रपति शासन को खींच देगी कि राष्ट्रपति शासन लगे रहे। तो इसके लिए एक सेफगार्ड 1978 में किया गया, जब 44वां संशोधन किया गया तो उसमें कुछ सेफगार्ड लाए गए, और वह सेफगार्ड था कि जब कभी भी राष्ट्रपति शासन को 1 वर्ष से ज़्यादा बढ़ाना हो, जब भी 1 ईयर से बढ़ाना हो, उस केस में 2 कंडीशन दिया गया, जिसमें पहला कंडीशन यह है कि अगर किसी पार्टिकुलर स्टेट में या उसके किसी भी हिस्से में नेशनल इमरजेंसी लागू है तो आप 3 साल तक इसको बढ़ाते जा सकते हैं। तो पहला तो क्या हो गया? नेशनल इमरजेंसी, ध्यान रखिएगा इसको, फर्स्ट हो गया नेशनल इमरजेंसी। दूसरा, अगर नेशनल इमरजेंसी नहीं है
उस केस में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सर्टिफाई करना होगा कि वहाँ पर असेंबली के इलेक्शन नहीं हो सकते हैं। अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये सर्टिफाई कर देता है कि असेंबली के इलेक्शन वहाँ पर नहीं हो सकते हैं, तभी आप इसको 1 वर्ष से ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो मतलब जब कभी भी 1 वर्ष से ज़्यादा राष्ट्रपति शासन को बढ़ाना हो तो इसके लिए 2 कंडीशन होंगे। पहला, उस राज्य के किसी भी हिस्से में नेशनल इमरजेंसी लगी हुई हो या इलेक्शन कमीशन सर्टिफाई कर रहा हो कि वहाँ पर इलेक्शन नहीं करवाया जा सकता है। अब ये तो हो गया कि पार्लियामेंट के अप्रूवल का, ड्यूरेशन का। जब कभी भी राष्ट्रपति शासन ख़त्म करना हो तो क्या प्रोविज़न है? तो इसके लिए कभी भी प्रेसिडेंट एक सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन निकाल के राष्ट्रपति शासन को ख़त्म कर सकते हैं। और जब राष्ट्रपति कभी भी एक सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन निकालते हैं तो इसके लिए पार्लियामेंट के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हमने पहले भी देखा था कि नेशनल इमरजेंसी को भी वापस लेने के केस में पार्लियामेंट्री अप्रूवल की ज़रूरत नहीं थी। यहाँ भी पार्लियामेंट्री अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। जब कभी भी प्रेसिडेंट चाहे दोनों ही केस में सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन निकाल के इसको इमरजेंसी को वापस ले सकती है। बस अंतर यह है कि नेशनल इमरजेंसी के केस में लोकसभा को यह पावर था कि वह एक रिजोल्यूशन पास कर सकती है। अगर लोकसभा रिजोल्यूशन पास कर दे सिंपल मेजोरिटी से तो राष्ट्रपति, तो प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी को वापस लेने के लिए बाध्य होते थे। लेकिन यहाँ पर क्या है कि ऐसा कोई व्यवस्था नहीं किया गया है कि लोकसभा एक रिजोल्यूशन पास करें। यहाँ पर सीधा यही है कि प्रेसिडेंट कभी भी चाहे तो कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी को, प्रेसिडेंट रूल को वापस ले सकते हैं और इसके लिए सिर्फ एक सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी अगर किसी भी राज्य में लगाया जाता है तो उसका इफ़ेक्ट क्या होता है। तो हमने पहले ही कहा था कि पूरी की पूरी स्टेट गवर्नमेंट को राष्ट्रपति चलाते हैं और राष्ट्रपति खुद तो नहीं चलाते हैं, तो राष्ट्रपति के बिहाफ पे गवर्नर वहाँ का शासन चलाते हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट के फंक्शन है वो राष्ट्रपति चलाते हैं, किसके थ्रू? गवर्नर के थ्रू। और जब वहाँ पर कोई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं है, चीफ मिनिस्टर नहीं है, तो बिल कौन लाएगा? बिल तो वहाँ सदन में आ ही नहीं सकता है, क्योंकि बिल लाने का काम गवर्नमेंट का है, कोई भी एक्ट बनाने का काम गवर्नमेंट का है, तो वहाँ तो सरकार ही नहीं है अब। तो चूँकि सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट चला रही है, राष्ट्रपति चला रहे हैं गवर्नर के थ्रू, इसलिए पूरी लेजिस्लेटिव अथॉरिटी ये जो है ये पार्लियामेंट के पास आ जाती है। तो लेजिस्लेटिव अथॉरिटी प्रेसिडेंट रूल के दौरान पार्लियामेंट को आ जाती है, क्योंकि शासन भी तो प्रेसिडेंट चला रहे हैं, तो लेजिस्लेशन भी पार्लियामेंट से होगा। स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तो सस्पेंड कर दिए जाते हैं, लेकिन यह ध्यान रखिएगा कि इस केस में भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भले सस्पेंड हो, लेकिन जो लेजिस्लेटिव असेंबली है ये सस्पेंड नहीं होती है। लेजिस्लेटिव असेंबली सस्पेंड नहीं होती है, क्योंकि एक संभावना ये तलाशा जाता है कि क्या सरकार बन सकती है। तो इस केस में सस्पेंड कर सकते हैं या डिजॉल्व कर सकते हैं असेंबली को, लेकिन ये पूरी तरह से ख़त्म नहीं, डिजॉल्व नॉर्मली नहीं किया जाता है, तत्काल सस्पेंड रहता है। लेकिन अगर सरकार बनने की कोई भी संभावना होती है तो राष्ट्रपति इसको फिर से वहाँ पर राष्ट्रपति शासन हटाकर सरकार बनाने का प्रयास किया जाता है। लेकिन हाँ, कुछ केस में जब क्लियर हो जाए कि अब सरकार बन ही नहीं सकती है तो उस केस में डिजॉल्व कर दी जाती है। अब अगर कोई एक्ट बनाने से पहले, जैसे एक और पावर होता है कि ऑर्डिनेंस निकालने का, कोई भी एक्ट हम नहीं ला सकते हैं, सेशन में नहीं है सदन, तो उस केस में ऑर्डिनेंस निकाल के काम चलाया जाता है। तो इस केस में ऑर्डिनेंस निकालने का पावर भी प्रेसिडेंट को चला जाता है, क्योंकि स्टेट में गवर्नमेंट नहीं है, तो सारे पावर सेंटर की अथॉरिटी को आ जाता है, मतलब प्रेसिडेंट को आ जाता है और पार्लियामेंट को आ जाता है। असेंबली अगर लगता है कि सरकार नहीं ही बन सकती है तो डिजॉल्व कर दी जाती है, और अगर लगता है कि सरकार बनने की संभावना है तो तत्काल सस्पेंड रखा जाता है। असेंबली को तत्काल क्या है? सस्पेंड रखा जाता है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी अभी तक अगर हम बात करें तो सबसे पहले 1951 में पंजाब में लगी थी। इसको आप ध्यान रख सकते हैं कि सबसे पहले जो इमरजेंसी लगी थी ये 1951 में लगी थी और पंजाब में लगी थी। और 2 इंटरेस्टिंग केस हैं इसके मिसयूज का। 1977 में जब जनता पार्टी गवर्नमेंट आई थी, जब जनता दल की गवर्नमेंट आई थी, इन्होंने 9 स्टेट में जहाँ पर कि कांग्रेस की गवर्नमेंट थी,
इस सभी को सस्पेंड कर दिया था। इस सभी को सस्पेंड करके यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया था। और इसी तरह जब 1980 में कांग्रेस की गवर्नमेंट आई, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट आई, तो इन्होंने 9 स्टेट जो अपोजिशन के थे यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया था। और ग्राउंड ये बताया गया कि चूंकि लोकसभा इलेक्शन में इन राज्यों में भी कांग्रेस पार्टी जीती है या 1977 में जनता दल जीती है, तो इसलिए सरकार के प्रति जो लोगों का विश्वास खत्म हो चुका है और इसलिए यहाँ राष्ट्रपति शासन लगाकर फ्रेश इलेक्शन करवाया गया था। तो ये दोनों ही मिसयूज के एक क्लासिक एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं। अब इसके मिसयूज इतने होते रहे हैं, इस वजह से बोम्मई केस में कुछ डिसीजंस हुए। यह एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट केस है, SR बोम्मई केस 1994। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि सेक्युलरिज्म जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है, और अगर कोई स्टेट सेक्युलरिज्म को फॉलो नहीं कर रहा है तो उस केस में वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया जा सकता है। और क्यों किया जा सकता है? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के एक बेसिक स्ट्रक्चर को वह स्टेट प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा है। अब जब सेक्युलरिज्म बेसिक फीचर है और कोई स्टेट इस बेसिक फीचर को ही प्रोटेक्ट ना कर पाए, तो इस ग्राउंड पे वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। और साथ के साथ यह भी कहा गया है इस केस में कि जब कभी भी प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया जाएगा उसकी जुडिशियल रिव्यू हो सकती है। तो प्रेसिडेंट के प्रोक्लेमेशन की जुडिशियल रिव्यू हो सकती है, और अगर जुडिशियरी को यह लगता है कि प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन गलत है तो उस केस में कोर्ट चाहे तो वहाँ पर सरकार बहाल कर सकती है। और साथ के साथ यह भी कहा था, हमने अभी पहले ही कहा था कि असेंबली को नॉर्मली डिजॉल्व नहीं किया जाता है। तो कोर्ट ने स्पेसिफिकली कहा कि असेंबली को तब तक डिजॉल्व नहीं किया जाएगा जब तक कि पार्लियामेंट अप्रूव ना कर दे प्रोक्लेमेशन को। जिस समय प्रेसिडेंट रूल या कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी पार्लियामेंट अप्रूव कर देगी उसके बाद ही असेंबली डिजॉल्व होगी। अगर पार्लियामेंट ने अप्रूव नहीं किया है जब तक 2 महीने का टाइम फ्रेम होता है, तो इस 2 महीने के अंदर आप नहीं कर सकते हैं। एक बार जब पार्लियामेंट ने प्रोक्लेमेशन को अप्रूव कर दिया तो उस केस में असेंबली डिजॉल्व कर सकते हैं। और एक खास चीज़ यह भी दिया गया था कि जब भी यह डिसाइड किया जाएगा कि गवर्नमेंट की कॉन्फिडेंस है या नहीं, मतलब असेंबली का कॉन्फिडेंस है या नहीं गवर्नमेंट में, इसके लिए फ्लोर टेस्ट मैंडेटरी होगा। जब तक फ्लोर टेस्ट नहीं होगा तब तक किसी भी गवर्नमेंट को आप इस तरह से नहीं हटा सकते हैं कि उसमें जनता का विश्वास नहीं है या असेंबली का विश्वास नहीं है। अगर असेंबली में फ्लोर टेस्ट हुआ और वहाँ पर सरकार विश्वास नहीं प्राप्त कर पाती है, तभी उस केस में यह माना जाएगा कि असेंबली का विश्वास नहीं है सरकार में, और वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। अब कुछ प्रॉपर यूज के कुछ एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। अगर हंग असेंबली हो गई, मतलब कोई भी पार्टी सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। मान लीजिए एक पार्टी को कुछ सीट आया, दूसरे को कुछ आया, तीसरे को कुछ आया, इसमें से कोई भी 2 पार्टी मिल के भी गवर्नमेंट का फॉर्मेशन नहीं कर पा रही है, तो इस केस में हंग असेंबली हो गया और अब सरकार बन ही नहीं सकती। अगर ये एस्टेब्लिश हो गया तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। अब एक केस यह हो सकता है कि जो रूलिंग पार्टी है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में अगर वो हार जाती है तो सरकार तो गिर जाएगी, लेकिन कोई दूसरी पार्टी सरकार बनाने की स्थिति में ही नहीं है। तो अब जब सरकार बन ही नहीं सकती है तो इस केस में भी राष्ट्रपति शासन लग सकता है। और हमने पहले ही कहा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्शंस को अगर नहीं फॉलो करती है स्टेट गवर्नमेंट तो उस केस में भी राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। इसमें यह ध्यान रखेंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट देती है किसी भी स्टेट को वह मैंडेटरी होता है। अगर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्शंस को नहीं फॉलो कर रही है वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं, बट कभी भी अगर राष्ट्रपति शासन लगा रहे हैं तो उसकी जुडिशियल रिव्यू हो सकती है। अब जुडिशियरी फिर डिसाइड करेगी कि जो राष्ट्रपति शासन लगाया गया वो सही है, गलत है, क्या है। तो यह था हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी के बारे में। अगला है हमारा, और यह लास्ट है, फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 के अंदर इसके प्रावधान दिए गए। आर्टिकल 360 ये कहता है कि जब भी देश के किसी भी हिस्से के फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या क्रेडिट को खतरा हो, चाहे होल कंट्री या इसके किसी भी पार्ट में,
अगर पूरे देश में या इसके किसी भी हिस्से में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और उसके क्रेडिट को खतरा हो तो उस केस में फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर किया जा सकता है। और फाइनेंशियल इमरजेंसी जब भी डिक्लेयर किया जाएगा उसको भी दोनों हाउस के अप्रूवल की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन यहाँ पर भी सिंपल मेजॉरिटी की ज़रूरत पड़ेगी और 2 महीने के अंदर ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन एक बार इसमें अप्रूवल हो गया तो इसमें बार बार अप्रूवल लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। यह इनडेफिनिट टाइम के लिए अप्रूवल माना जाता है, जब तक कि सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन के थ्रू राष्ट्रपति इसे वापस न ले ले तब तक फाइनेंशियल इमरजेंसी कंटिन्यू रहती है और वापस लेने वक्त भी किसी तरह के पार्लियामेंट्री अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन यह भी ध्यान रखिए कि आज तक अपने देश में कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगाई गई है, कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगाई गई है। इवन जो 1991 का फाइनेंशियल क्राइसिस था उस समय भी इस समय एक फाइनेंशियल क्राइसिस हुई थी, जिसके बाद एलपीजी रिफॉर्म हुए। 1991 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद ही एलपीजी रिफॉर्म हुए, लेकिन इस समय भी देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगाई गई थी। तो आप यहाँ पर एक देख लीजिए, नेशनल इमरजेंसी, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी, तीनों में एक खास कॉमन चीज़ आप देखिए कि जो पार्लियामेंट का अप्रूवल है वह नेशनल इमरजेंसी के केस में 1 मंथ के अंदर है, जबकि कॉन्स्टिट्यूशनल में 2 मंथ, फाइनेंशियल में भी 2 मंथ। लेकिन जब बात आती है किस मेजोरिटी से होगा तो यहाँ पर चाहिए स्पेशल मेजोरिटी नेशनल इमरजेंसी के केस में, यहाँ पर सिंपल मेजोरिटी से चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी में, और फाइनेंशियल इमरजेंसी में भी सिंपल मेजोरिटी से चाहिए। और ड्यूरेशन की अगर हम बात करें तो नेशनल इमरजेंसी भी 6 महीने पे आपको अप्रूवल कराना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी में भी 6 महीने पे कराना पड़ेगा, और इसमें इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है, इनडेफिनिट टाइम के लिए यह लागू रह सकता है। तो हम लोग इस तरह से जो इमरजेंसी प्रोविजंस है कॉन्स्टिट्यूशन में, चाहे नेशनल इमरजेंसी का केस हो, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी, इन तीनों के बारे में हमने देख लिया है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना है।